नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस्विनी और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कहते हैं कि अगर किसी बच्चे के हाथ में आप एक किताब पकड़ा दें तो वो अपना भविष्य लिख सकता है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को उसके सपनों में रंग भरना सिखा दें तो वो दुनिया बदल सकता है। हमारी आज की तेजस्विनी कुछ ऐसी ही सोच रखती है, जिन्होंने कला के माध्यम से बच्चों को तो सपने देखने की हिम्मत दी ही, लेकिन दुनिया को, समाज को, देश को भी एक बेहतर रंग देने का प्रयास किया। आपको साल 2026 के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज से भी नवाजा गया है और ये आपको प्राइज 139 देशों में से चुनकर दिया गया है। आप हैं रूबल नागी। जिंदगी में सफलता उससे नहीं प्राप्त होती जो आपके पास है, बल्कि उससे जो आप दे सकें। किसी को कुछ देना एक तरीके की उदारता है, लेकिन किसी को अपना वक्त, हुनर और अपनी काबिलियत देने की बात ही कुछ और है। किसी की मदद करने की कोई वजह या परिस्थिति नहीं होती, जो मौका मिला सो कर दिया। आपकी आंखों में जो आपने किया शायद वो इतना बड़ा ना हो, लेकिन औरों के लिए वो जिंदगी बदल देने के बराबर है। तो अब जब आप जानते हैं कि जिंदगी ने आपको क्या तोहफा दिया है, आओ उसे आगे लोगों में बांटें। Winner of the 2026 GEMS Education Global Teacher Prize is Rubal Nagi, artist and educator from the Republic of India. तो करते हैं स्वागत रूबल नागी का। बहुत बहुत स्वागत रूबल आपका तेजस्विनी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे लगता है कि जब भी मैं बधाई के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत बहुत बधाई इस प्राइज के लिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये मेरा नहीं, पूरे देश का प्राइज़ है, हमारी पूरी टीम का, बच्चों का, एजुकेटर्स, टीचर्स जो हर कोशिश कर रहे हैं हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने की, शिक्षा से जोड़ने की। ये प्राइज़ उन सब के लिए है। वैसे जब मैं आपके बारे में जानने का प्रयास कर रही थी तो मुझे एक सवाल ज़रूर आया, जो मुझे, ऐसा नहीं है कि इस तेजस्विनी के मंच पर पहले भी बहुत से टीचर्स और एजुकेटर्स आए हैं। आप एक एजुकेटर हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक ऑथर भी हैं, लेकिन एक एजुकेटर के तौर पर आपको ये ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है, लेकिन आप टीचर टेक्निकली नहीं हैं, है ना? ये कितना बड़ा आपके लिए एक कहते हैं ना पॉजिटिव फैक्टर था कि एक टेक्निकली टीचर ना होने के बावजूद एक एजुकेटर के तौर पर आपने अपनी पहचान बनाई। देखिए, टीचर की डेफिनेशन क्या है? क्या टीचर की डेफिनेशन ये है कि उन्होंने सिर्फ जाके बीएड पढ़ के या टीचिंग कोर्स करके आगे जॉब्स के लिए अप्लाई किया और उनको एक टीचर का जॉब मिला? वो एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है जहाँ पे आप आर्ट टीचर हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हैं, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना और बच्चों को शिक्षा से जुड़े रखना, आप वो एजुकेटर हैं, आप वो टीचर हैं। तो ये जो प्राइज़ है ये विश्व भर के टीचर्स को, एजुकेटर्स को सम्मानित करता है जो रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा एडिशन बच्चों की लाइफ में कर रहे हैं जिससे इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड बहुत बड़ा है। तो आपके लिए क्या मायने हैं इस प्राइज के? बिकॉज आप एक एजुकेटर हैं, आप आर्ट के माध्यम से, आपकी वेबसाइट पे दिखा हुआ है एजुकेटिंग थ्रू आर्ट, कनेक्टिंग थ्रू आर्ट ऑल्सो, आपने डिटेल्स में इसको मेंशन किया है। तो एक आर्टिस्ट के तौर पर, एक एजुकेटर के तौर पर आपके लिए क्या मायने रखता है ये प्राइज? देखिए, मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो ये है कि कितने ज़्यादा बच्चे हर साल स्कूल से जुड़ते हैं, जो ड्रॉप आउट्स कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो वापस स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, कितने नए बच्चे और हमारी क्लासेस में आके सीख रहे हैं एंड देन फॉलोड बाय रीचिंग द स्कूल। सो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक प्राइज़, जहाँ तक अवार्ड्स की बात है, वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन के आते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन के आते हैं। बिकॉज जब आपको एक प्राइज़ मिलता है या आपको एक अवार्ड मिलता है
तो आपने कुछ लाइफ में ऐसा कुछ बदलाव लोगों की ज़िंदगी में, जीवन में लाया है जिसकी वजह से आपको सम्मानित किया जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके शोल्डर्स पे बढ़ा देता है, बिकॉज ऑल आइज आर ऑन यू. एंड आज तक हम जो लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट से बच्चों को पढ़ाते थे, उससे ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट बहुत था. और सोशल मीडिया पे आप मीडिया में देखें, लोगों ने उसके बारे में लिखा है, लेकिन आज जो सीरियसनेस उस कॉन्सेप्ट को, बच्चों की पढ़ाई के फोकस को क्रिएटिविटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने रखने का जो कॉन्सेप्ट है, आज उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं. तो चलिए आपके इसी प्रयास के बारे में ही और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं. मतलब आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, उसके बाद आप फाइन आर्ट्स पढ़ा, वो आप लंदन जाकर भी आप फाइन आर्ट्स करके आई. और जब भी अगर मैं एक यंग रूबल नागी को देखूं तो मैं ये पाती हूँ कि एक लड़की जब इस हद तक आर्ट के प्रति डेडिकेटेड होती है, आपने इतने म्यूरल्स बनाए हैं, इतनी इंस्टॉलेशंस बनाई हैं, तो आप आर्ट में ही आगे जाना चाहती हैं. ये आर्ट के माध्यम से बदलाव, बच्चों को शिक्षा तक पहुंचाना, ये सोच की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मुझे 5% भी जानते हैं, उनको ये पता है कि रूबल नागी को बच्चों से बहुत प्यार है. और क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, मेरे फादर की पोस्टिंग हर 2 साल में, 2.5 साल में एक अलग स्टेट में, एक अलग गांव में, एक नई जगह पे हो जाती थी. सो आई थिंक वो मेरी लाइफ का एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल पार्ट रहा है, जहाँ पे मैंने इतनी सारी इंटरेक्शन लोगों के साथ की हैं. और जब मैं खुद छोटी थी तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन जब मेरे फादर मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, कभी कभी हम आर्मी स्कूल बसेस में जाते थे, तो मैं अपने फादर को हमेशा पूछती थी कि आप मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चे सड़क के आजू बाजू खेल रहे हैं, हम जब सब्ज़ी मंडी जाते हैं सब्ज़ी खरीदने आपके साथ, तो वहाँ बच्चे सब्ज़ी बेच रहे हैं, शॉप्स में जाते हैं वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल? सो माई फादर ऑलवेज वुड से कि हम बाद में बात करेंगे, अभी आप बहुत छोटे हो. एंड यू नो, आई मस्ट टेल यू, एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपको लाइफ में कुछ करना है तो भगवान आपके लिए रास्ता खुद बना देते हैं. अनुभव भी ऐसे मिलते हैं वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ते हैं. और बचपन से ही शायद ये मेरे अंदर कहीं ना कहीं था, और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि मुझे जिस भी प्रोफेशन में आप रखें, मुझे बच्चों से जोड़ के रखिए. और मेरी मदर कहती हैं कि स्कूल से आते ही मेरे कमरे में जितने भी वॉल्स हैं, कबर्ड्स हैं, उसमें चौक लेके मैं खुद टीचर बन जाती थी. बच्चा अच्छा. कोई नहीं होता था. मैं अपनी खुद की नोटबुक निकालती थी और लिख लिख के ऐसा वो ड्रामा करती थी कि वहाँ बच्चे हैं और मैं उनको पढ़ा रही हूँ. सो दैट वाज माय वे ऑफ आल्सो रिवाइजिंग माय टेक्स्ट बुक, और मैं बच्चों को पढ़ा रही थी. एंड माय मदर सेज, आज वो सपना और वो जो शौक तुमको था एक टीचर बनने का, वो आज पूरा हो गया. लेकिन आप ब्लैक बोर्ड वाली टीचर नहीं है, आप आर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करती है ना. तो रूबल, ये जो आपका प्रयास रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्ट के माध्यम से दीवारों को सजाना, म्यूरल्स बनाना हमारे भारत की एक परंपरा सी रही है. इस तरीके से हम देखें तो आपने कैसे उसको शिक्षा से जोड़ा? हम चाहते हैं कि आप मिसाल मुंबई के बारे में भी बताइए, कैसे आपने दीवारों को लिविंग वॉल्स बना दिया? देखिए, हम अगर मिसाल मुंबई की बात करें तो मिसाल मुंबई से शुरू हुआ था 2018 में, पेंट धारावी 2016 के बाद. और तब मेरा फर्स्ट स्टेप यही था कि मैं सिर्फ जाके स्लम्स को ब्यूटिफाई करूं. ये पेंट धारावी का इनिशिएटिव का था, उसमें हमने 2 साल काम किया. लेकिन स्लम्स में जब आप जाते हैं तो केवल ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तब वहाँ जाके हमने ब्यूटिफिकेशन से शुरुआत की, लेकिन घर घर जाके पूछा कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन स्कूल नहीं जाता. वहाँ पे क्लिनलीनेस की ज़रूरत है, टॉयलेट यूज़ की बात करने की ज़रूरत है, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन, ये सब लोगों को सिखाना ज़रूरी है. सो जब आप स्लम में उतरते हैं, जब आप गांव में उतरते हैं, जब आप ज़मीन पे उतरते हैं, तभी आपको पता चलता है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी तकलीफ़ें क्या हैं. जब मैं वहाँ रही तो आपको उनकी डे टू डे 24 आवर्स में उनकी लाइफ में क्या होता है, हम बहुत आसानी से कह सकते हैं ये अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है, कभी जानने की कोशिश की है कि वो क्यों नहीं भेजते, उनकी क्या मजबूरियां हैं, और क्या उनमें उनको कोई हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आपने अपने आर्ट के माध्यम से ऐसा क्या बदलाव लाने का प्रयास किया कि ये तस्वीर ही पलट ये जो मिसाल मुंबई इनिशिएटिव था, जो 1 साल में मिसाल इंडिया बन गया, ये एक होलिस्टिक इनिशिएटिव था, जिसमें हमने पहले अपने
टीम को लेके जाके घरों से बच्चों को और पेरेंट्स को ये नहीं पूछा कि आपके बच्चे स्कूल जाते कि नहीं, वो हम कर रहे थे 2002 से 2003 से। इसमें हमने क्या किया, हमने अपनी बकेट्स उठाई और हम स्लम्स में जाना शुरू हो गए कि हम कलर करेंगे, देखते हैं लोग आएंगे कि नहीं। कितने लोगों ने मुझे कहा आप क्या करती हैं, पूरा दिन स्लम्स में रहती हैं और कुछ काम वाम करिए। नहीं, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या थी? मतलब देखिए, रंगों से कुछ क्रिएट करना, मगर what was the bigger thought about? See, the biggest behind thought, this? the biggest thought was that I wanted to see how kids will react. देखिए, स्कूल तो बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं, तो क्या अगर मैं एक म्यूरल दीवार पे बना दूं, मेरी टीम ने बनाए, हमने बहुत सारे म्यूरल्स बनाए, अपना बकेट्स उठाए, कलर करना शुरू कर दिया, तो विल इट फैसिनेट किड्स? विल इट अट्रैक्ट किड्स टू कम एंड टॉक टू अस? हम बच्चों के पास नहीं गए, बच्चे हमारे पास आना शुरू हो गए, एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम वन वॉल टू अनदर वॉल। देखिए, आप बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है वो छोटा रहता है। अगर 25 से 30 मिनट भी आपने बच्चों को अटेंशन स्पैन में रख के कुछ सिखा दिया, बच्चे नहीं भूलते। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि वो बच्चे जो हमारे साथ बालवाड़ी में आके, हमारे लर्निंग सेंटर में आके पढ़ते हैं, क्या वो स्कूल जाते हैं कि नहीं। बिकॉज हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया ये था कि बेटा स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल सिर्फ आप डिग्री या सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं जाते, वो आपकी पूरी लाइफ की एक होलिस्टिक ग्रोथ है जो स्कूल से हमें मिलती है। आपने भी बालवाड़ी की बात की ना, मैं उसी पे आना चाह रही थी। हमने आंगनवाड़ी का सुना हुआ है, लेकिन आप लोगों ने बालवाड़ी शुरू की, क्या अलग था इन बालवाड़ी? देखिए, अलग ये था कि वहाँ बच्चे आके खुशी से पढ़ते हैं। आंगनवाड़ी जैसा नाम है, ऐसे हमने बच्चों के लिए बालवाड़ी, बाल मतलब बच्चा, वाड़ी मतलब कमरा, और हमें कमरा मिला नहीं मिला, हमें पेड़ के नीचे, आप देखें पहले गुरुकुल शिक्षा तो पेड़ों के नीचे ही होती थी, तो बहुत लोगों ने बोला मैम आपको रूम्स नहीं। ऐसे देखिए, अगर मैं कमरे का वेट करती रहती, स्कूल का वेट करती रहती, तो इतने बड़े नंबर पे पहुंच ही नहीं पाती। तो मुझे था कि अगर बच्चे आके ज़मीन पे बैठ के पढ़ने को तैयार हैं, तो मुझे क्या चीज़ रोक रही है। तो एक आर्ट वर्कशॉप से शुरू हुई ये स्टोरी। आई थिंक आज देश भर में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हम काम कर रहे हैं। मतलब आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। 1.5 लाख से ज्यादा स्लम्स और गांवों को आप लोग कवर कर चुके हैं। आई थिंक वो बहुत कम है अभी, ये नंबर हमने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया। बढ़ चुका ये है 27 साल की जर्नी है, एंड आप कह सकते हैं इन 27 सालों में ना मैंने दिन देखा है ना रात देखा है। एक कोई ऐसी दिवाली, होली, ऐसा कोई त्यौहार आई थिंक मुझे याद नहीं है कि 27 सालों में मैंने 2 या 3 बार से ज़्यादा घर में मनाया होगा परिवार के साथ। बट वो मेरा बायोलॉजिकल परिवार है, इमोशनल परिवार है, और ये मेरा वो बोलते हैं ना मन से जुड़ा हुआ परिवार है। सो अगर मैं अपने हस्बैंड या अपनी पेरेंट्स और अपने इन-लॉज के साथ मनाऊं या अपने बच्चों और अपनी महिलाओं के साथ मनाऊं, उसमें मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता। तो मेरे हस्बैंड हमेशा हंसते हैं, इस बार दिवाली पे आप कहाँ हैं या इस बार होली में कहाँ हैं, तो मैं वो मैसेज कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। और मैंने अपने बेटे को भी बचपन से यही सिखाया है कि विवान, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड माई चिल्ड्रन। आप मेरे बायोलॉजिकल बेटे हो, वो मेरे इमोशनल बच्चे हैं। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आप किसी काम को तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं, तो उसमें वो आप अपना परिवार की तरह ही वो हो जाता है, बिकॉज दैट इज योर अ पार्ट ऑफ योर बीइंग एक्चुअली। देखिए, जब आपको इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना अपनापन लोगों से मिलता है, तो आई मीन आप किस चीज़ के लिए काम करते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में ना पैसे के लिए, ना अवार्ड के लिए, ना फेम के लिए, ना सेल्फीज़ के लिए कभी इन चीज़ों के बारे में सोच के काम नहीं किया। मैं एक मिट्टी के कमरे में पैदा हुई थी। मैंने रिसेंटली एक फ़ोटोग्राफ भी पोस्ट की थी जहाँ मेरी ग्रैंड मदर खड़ी हैं। मैं तब अपनी मॉम को पूछती थी कि मॉम, ताई जी के पास उनके पास ईंटों वाला कमरा है, आप क्यों ऐसे मिट्टी के घर में रहती हैं। तो मॉम यूज्ड टू से कि क्या फ़र्क पड़ता है, डैड आर्मी में हैं और अभी हम जहाँ उनकी पोस्टिंग होगी वो पीस स्टेशन होगा, तो हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ रहेंगे, आप लोग स्कूल्स में जाएंगे। सो आई थिंक आपकी जब परवरिश बहुत हम्बल तरीके से हो, तो आपको कुछ भी और चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन रूबल, आपने जैसे कई बार इस बात को रखा है कि आप एक गाँव में आपका जन्म हुआ था, जम्मू कश्मीर में से आप हैं और वहाँ पर ही आपका जन्म भी हुआ था। ये जो जर्नी रही है आपकी, क्योंकि गांव में पला बड़ा होना और उसके बाद शहर तक पहुंचना,
आई एम श्योर एक ट्रांजिशन रही होगी उसमें, वो ट्रांजिशन आसान तो नहीं रही होगी। खैर मेरे हस्बैंड बॉम्बे के हैं, अब 19 में आपकी शादी हो जाती है, सो यू आर लिटरली आई वाज स्टिल स्टडिंग। और मेरे जो मदर इन लॉ हैं वो बहुत एक सशक्त महिला रही हैं और खुद एक आर्टिस्ट थी। पर जब मैं मुंबई आई और मेरी मदर इन लॉ के साथ काम करना मैंने शुरू किया, वो जब बनाती थी मैं साथ में बैठ के, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी हैं इसमें, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप सीखें। तो उन्होंने एक्चुअली मेरी पहली आर्ट की शिक्षा उनसे शुरू हुई। फिर उन्होंने कहा आप बहुत छोटी हैं, ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो पढ़ना भी ज़रूरी है, और आपने सिर्फ अभी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर किया है, तो आप करस्पॉन्डेंस से क्या सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है। ऐसे मुझे पॉलिटिकल साइंस पसंद है, तो उन्होंने कहा वो भी करिए और आर्ट सीखने के लिए भी जाइए। सो आई थिंक जब आपकी फैमिली आपको एक बहू नहीं बेटी बन के सपोर्ट करती है, तो उससे बहुत आप अपने आप को लकी महसूस करती हैं। और मुझे उनकी एक बात हमेशा याद रहेगी कि नो मैटर व्हाट, आप अपनी पढ़ाई करिए, डिग्रीज लीजिए, एक स्किल अपना हुनर सीख के रखिए, काम करना ना करना आपकी चॉइस है, लेकिन सशक्त होना भी आपकी चॉइस होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू अर्न। दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये जो एम्पावरमेंट की बात है, सशक्तिकरण, ये इन्होंने महिलाओं का भी किया। कब, कहाँ, कैसे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे तेजस्विनी। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है, अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान हैं ग्लोबल टीचर प्राइज से नवाजी गई रूबल नागी। रूबल, आप जम्मू कश्मीर से हैं, लेकिन आपकी ये जो रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन है, ये एजुकेशन का काम भी करती है, लेकिन साथ ही एम्पावरमेंट का काम भी करती है। ये जो सशक्तिकरण का आपका काम है, जो कश्मीर की, ग्रामीण कश्मीर की महिलाओं के साथ भी आपने किया है, इसमें भी आर्ट का कितना इनपुट रहा और कैसे आगे बढ़ाइए? देखिए, रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन 2 वर्टिकल्स पे ही काम करती है। पहला है क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन और दूसरा है एम्पावरमेंट फॉर वुमेन। और स्किलिंग के माध्यम से हम आज लाखों महिलाओं से देश में जुड़े हुए हैं। 2013 से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। 2013 में जब आपने शुरुआत की, उस वक्त पे चैलेंजेस क्या थे वहाँ? 2013-14 की सिचुएशन बहुत अलग थी, आई एम श्योर यू नो, जहाँ पे क्या हमारा फोकस था कि हमारी महिलाओं को, लड़कियों को काम करने की ज़रूरत है, क्या उनको पढ़ने की भी ज़रूरत है, क्या उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो वो इश्यूज ज़्यादा थे। लेकिन नोइंग रूबल नागी, मुझे ऐसा था कि मैं जा सकती हूँ तो हमारी लड़कियाँ क्यों नहीं आ सकती। और धीरे धीरे करते करते जब कुछ ओपन माइंडेड लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ने लगी और मुझे सामने से आके कहने लगी, नहीं मैम हम करेंगे ना, आप आगे बढ़ो, आप प्लेटफॉर्म लाओ, आप इनिशिएटिव्स लॉन्च करो, हम आएंगे मैम। बिल्कुल। रूबल, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत दूर दराज के क्षेत्र में भी जाकर काम किया, दुर्गम क्षेत्र भी, लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भी जी। वहाँ पर इस तरीके के एफर्ट को ज़मीन पर उतारना क्या मुश्किल था? देखिए, जहाँ आप बैठी हैं वो बॉर्डर का दूसरी कंट्री है पाकिस्तान, और जहाँ मैं बैठी हूँ ये है इंडिया। तो इतने पास जाके काम करना, जहाँ से आप बॉर्डर के पास से बच्चे वेव कर रहे हैं, बोल रहे हैं इंडिया वाली आंटी, इंडिया वाली आंटी। सो आई थिंक उतना क्लोज जाना, जहाँ पे आपके फ़ोन का टाइम भी बदल जाता है, चैलेंज तो रहा है। बट हमारी इंडियन आर्मी को सैल्यूट, जो वहाँ खड़ी है, लोगों के लिए काम कर रही है। और वहाँ पहुँचना, वहाँ जाके स्किल सेंटर्स खोलना, वहाँ जाके कंप्यूटर लैब्स बच्चों के लिए खोलना, स्कूल्स में सब लोगों को बुला के, फ्रॉम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव टू सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव, अलग अलग ड्राइव्स करना ताकि लोग आपसे जुड़ें, आपको जानें, और उनको ये ना हो कि हम किसी मोटिव से आए हैं, हम सिर्फ आपको अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं। ये शुरू में थोड़ा चैलेंज था, बट अगेन आई सेड थैंक्स टू इंडियन आर्मी कि वो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने बहुत परसेंटेज तक आसान कर दी। रूबल,
आपने ये जो 27 साल का 26-27 साल का आपका सफ़र रहा है, कितना बदलाव, परिवर्तन आपको लगता है कि इस प्रयास से हुआ, और क्या आप अपने आगे कोई लेगेसी भी तैयार कर रही हैं, क्या वॉलंटियर्स भी तैयार कर रही हैं, और यंग जनरेशन जो कई सारे रूबल्स को सामने लाकर खड़ा देखिए, मैं अभी रिसेंटली लंदन में थी व्हेन आई हैड गॉन टू मीट किंग चार्ल्स III इन बकिंगम पैलेस, और उसके बाद मैंने एक फोरम में भी बात की, और वहाँ पे एक जेंटलमैन ने मुझे सवाल पूछा कि डू वी हैव मोर रूबल नागीज. सो आई सेड, यू नो, आई प्रे एंड आई एम प्रिपेयरिंग आउट ऑफ माई टीम ओनली टू टेक द चार्ज. और मैं अगर 10 जगह पहुंची हूँ तो आप 10 जगह और पहुंचे. यू नो, दैट एम्पलीफाइज योर वर्क, बिकॉज जब आप सेल्फलेस होके काम करते हैं ना ममता, तभी आपको वो पैशन, वो बोलते हैं ना कि वो जुनून आप में तभी आता है. मुझे याद है कि हमारी टीचर्स का इम्पैक्ट हमारे ऊपर हमेशा बहुत ज़्यादा रहा है. आज भी किसी से पूछा है आपका फेवरेट टीचर, तो एक ना एक नाम सबके जहन में ज़रूर होगा. ऐसे में अगर रूबल जैसी टीचर सामने हो तो आई एम श्योर आपने बहुतों को प्रेरणा दी होगी, बच्चों को, कि उनमें से भी आपके जैसे काम करने का जज्बा. आप मुझे बताइए, हम पढ़ के तो टीचर से ही आए हैं. बिल्कुल ठीक. तो हमारी पहली शिक्षा घर से शुरू होती है. हमारे माँ बाप हमारे पहले टीचर्स हैं, और उसके बाद दूसरा स्तर जो उनसे ऊपर चला जाता है समय के साथ, वो हमारे टीचर्स का ही है. हाँ. तो आप, ये जो प्रोफेशन है, ये इतना होली प्रोफेशन है कि आप खाली बच्चे का भविष्य नहीं, पूरे देश का भविष्य बदल रहे हैं. रूबल, वैसे बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चों का मन बहुत साफ होता है, जो मन में होता है कह देते हैं. तो आई एम श्योर आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत फीलिंग्स बताते होंगे ना. कोई ऐसा इंस्टेंस याद है आपको जब किसी ने बहुत दिल से ऐसी कोई बात की हो जिसने आपका भी दिल छुआ हो? वेल, एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, बट अगर मैं एकदम लेटेस्ट की बात करूं तो कल मैंने हमारे एक लर्निंग सेंटर में बस्ती में मेरा जन्मदिन मनाया, और बच्चों के साथ, यू नो, व्हेन यू आर देयर यू जस्ट फील आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. और उसमें बहुत सारे बच्चे आपके लिए कार्ड्स लेके आते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके आते हैं, चॉकलेट्स लेके आते हैं. तो उसमें मैंने घर जाके जब सब कार्ड्स पढ़े, तो उसमें मैंने एक कार्ड जिसमें बहुत लंबा एक मैसेज लिखा था महिका का. आई थिंक दैट मेड मी वेरी इमोशनल. मैम, आपने हमें सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, जीने का सलीका सिखाया है, और आपने हमें सपने देखना सिखाया है. और जब आपको ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला तो हमारा सर जो है गर्व से ऊपर हो गया, क्योंकि आप हमारे लिए फरिश्ता हैं. कार्यक्रम के अंत में ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, जो हम हर बार करते हैं, कि आपकी फील्ड बच्चों से जुड़ी हुई है, आपकी फील्ड टीचर से जुड़ी हुई है. आपकी तरफ से ऐसा क्या संदेश होगा एज अ ग्लोबल टीचर, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सबको? देखिए, मैं बच्चों को ये कहूँगी कि कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होना, बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जो आपको ये कहेंगे कि नहीं करना है, लेकिन वो एक रीज़न ही इनफ है आपके माइंड में, आपके दिल में बिठा लो कि हमें करना है. तो आगे बढ़ते रहना है. और यूथ को मैं ये कहूँगी कि नेवर गिव अप विदाउट ट्राइंग, बिकॉज़ आपने आज ये नहीं किया, लेकिन 10-20 साल के बाद आप कम से कम अपने आप को ये तो नहीं कह पाओगे कि मैंने कोशिश नहीं की थी. मैं सक्सेस मुझे मिला या नहीं मिला, वो बात की बात है. और टीचर्स के लिए ये कहूँगी कि ऑल दैट स्टूडेंट्स नीड इज़ टू बी सीन. कि हमारी टीचर जब हमारे ग्रेड्स कम आए तो हमारा हाथ पकड़ के कहें, डोंट वरी, मेहनत करो, अगली बार अच्छे नंबर आएंगे. जो बैक बेंचर्स हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड हैं, तो उन पे थोड़ी अटेंशन और दीजिए. तो अगर हम टीचर्स, जो केवल बच्चों का नहीं पूरे देश का भविष्य उज्जवल करती हैं, अगर हम थोड़ा और पेशेंस और प्यार बच्चों को देंगे, अपनी और डेडिकेशन बच्चों के लिए आगे लाएंगे, तो रिजल्ट्स आपके ही अच्छे होंगे. रूबल, आप बहुत ही खूबसूरत काम, बहुत बेहतर काम कर रही हैं. थैंक यू. इस काम को यूं ही आगे जारी रखें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. तो थी हमारे साथ रूबल नागी. संदेश स्पष्ट है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए. ऐसे में हम आप समाज को भी मिलकर इस दिशा में इस तरीके का अगर रचनात्मक प्रयास करें तो जाहिर है परिणाम भी जरूर आएंगे. तेजस्विनी में आज बस इतना ही. अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और मेहमान के साथ. तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.